हेलो दोस्तों, हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है, भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए अंग्रेजों ने किन तरीकों को अपनाया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डाली गई। 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी ने मुगल सम्राट जहांगीर से राज के फरमान प्राप्त कर सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई। 1615 में कंपनी के राजदूत टॉमसरों के माध्यम से कंपनी को एक राजकीय फरमान के द्वारा भारत के सभी क्षेत्रों में व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। यही वह शुरुआत थी जिसने कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को संपूर्ण भारत में फैलाया और उसके राजनीतिक प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। 1764 की बक्सर युद्ध के बाद कंपनी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। इन क्षेत्रों के नियंत्रण व संचालन की प्रशासनिक नीतियों की आवश्यकता हुई, अतः कंपनी शासन ने एक सुव्यवस्थित पुलिस, सेना व प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया। कंपनी के अधीन न्याय व प्रशासन के विभिन्न विभागों का विकास हुआ, लगान की नई नीतियाँ बनाई गई। तो दोस्तों, शुरुआत में अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए और इसके लिए उन्होंने मुग़ल बादशाहों से जो है रियायतें भी ली ताकि वो अपनी फैक्ट्रियों को, कंपनियों को भारत में इस्टेब्लिश कर सके। लेकिन 1757 के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद उनको जो है बंगाल की दीवानी मिल गई और उसके बाद 1764 में उन्हें उड़ीसा और बिहार की भी जो है दीवानी मिल गई। अब इनका इन क्षेत्रों पर पूरा अधिकार हो गया। अब अपने इसी व्यापार को सुरक्षित करने के लिए और सही ढंग से जो है चलाने के लिए अब उनको पुलिस, सेना और प्रशासनिक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए उन्होंने इन सब चीज़ों का विकास किया और नई नई नीतियाँ अपनाई। लोक सेवा। बक्सर युद्ध के बाद कंपनी प्रशासन की मुख्य आधारशिला लोक सेवा थी। लोक सेवा या नौकरशाही ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को मजबूती प्रदान की। कंपनी प्रशासन के दौरान लोक सेवा योग्यता आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा पहले यूरोपीय लोगों के लिए खोले गए और आगे चलकर भारतीयों के लिए। नागरिक सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त को सफलतापूर्वक लागू करने का दायित्व लोक सेवकों पर था। तो दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो गई तो कंपनी के प्रशासन को चलाने के लिए उन्हें लोगों की आवश्यकता थी और इन लोगों को भर्ती करने के लिए जो है एक परीक्षा देनी पड़ती थी, तभी जाके इनकी उनमें भर्ती होती थी। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में इसमें केवल अंग्रेज ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन बाद में भारतीयों को भी इसमें भाग लेने के लिए मंजूरी दे दी गई। 1800 में वेलेजली ने लोक सेवा अधिकारियों की शिक्षा व नैतिक मूल्यों में सुधार के उद्देश्य से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जहां इन अधिकारियों को 3 वर्ष के प्रशिक्षण के तहत भारतीय भाषाओं, कानून व शासन की जानकारी दी जाती थी। 1805 में लोक सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए हार्टफर्ड में ईस्ट इंडिया कॉलेज बनाया गया। 1830 तक आते आते भारत में सिविल अधिकारियों के प्रशासनिक दायित्व में अधिक वृद्धि हो गई, क्योंकि मालगुजारी, वसूली एवं न्यायिक शक्तियों का समन्वय कर उसका दायित्व जिला कलेक्टर को सौंप दिया गया। तो दोस्तों, 1800 में वेलेजली ने लोक सेवा के अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसमें उनको भारतीय भाषाओं के बारे में, कानून व प्रशासनिक जानकारी दी जाती थी। और आगे चलकर 1930 के दशक में इन अधिकारियों के कार्यों में वृद्धि कर दी गई, क्योंकि मालगुजारी जो वसूली की जाती थी और जो न्यायिक शक्तियाँ थी जो न्याय करते थे, उन दोनों को समन्वय कर दिया गया और उन दोनों को जो है जिला कलेक्टर के अधीन कर दिया गया। मतलब वो दोनों जिला कलेक्टर के प्रति जवाबदेह होंगे। स्थानीय प्रशासन। कंपनी शासन के दौरान स्थानीय प्रशासन को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उग्रता को कम करने एवं जन असंतोष को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय प्रशासन में भारतीयों को भागीदारी देना आवश्यक समझा। अतः यह निर्णय लिया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई व जलापूर्ति जैसे विषय स्थानीय संस्थाओं को दिए जाए तथा स्थानीय करों के द्वारा उनका खर्च पूरा किया जाए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए स्थानीय प्रशासन का विकास किया। तो दोस्तों, शुरुआत में कंपनी ने स्थानीय प्रशासन में कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए तब लोगों का जो आक्रोश था, उनका जो गुस्सा था, उसको कम करने के लिए कंपनी ने स्थानीय प्रशासन की ओर ध्यान देना चालू कर दिया। और इन स्थानीय प्रशासन में भारतीय लोग भी होते थे, जिनके अधीन शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई व जल आपूर्ति जैसे विषयों को कर दिया गया कि अब ये जो है स्थानीय प्रशासन इन विषयों की देखरेख करेंगे और इसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे।
1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना स्थानीय स्वशासन की दिशा में पहला प्रयास था। 1726 में कोलकाता नगर निगम एवं मुंबई नगर निगम की स्थापना की। 1870 का लॉर्ड मेयो रेगुलेशन स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस रेगुलेशन के द्वारा शिक्षा, चिकित्सा सेवा, सड़क परिवहन जैसे क्षेत्रों को प्रोविंशियल सरकारों को सौंप दिया गया एवं इन पर टैक्स लगाने का अधिकार प्रोविंशियल सरकारों को दे दिया गया। इस रेगुलेशन द्वारा विभिन्न जिलों में परिषद की स्थापना की गई। इसके सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने स्थानीय प्रशासन के लिए कुछ नगर निगम की भी स्थापनाएं की और वहीं दूसरी ओर 1870 में लॉर्ड मायो रेगुलेशन को जो है स्थानीय शासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना और इसे लागू किया। इसके अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा सेवा, सड़क परिवहन जैसे जो विषय थे उसको प्रोविंशियल सरकार के अधीन कर दिया गया और सरकार जो है इस पर टैक्स लगाकर इसकी देखरेख करती थी। और इस रेगुलेशन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए जिलों में जो है परिषदों की स्थापना की गई, जिसके सदस्यों को सरकार खुद मनोनीत करती थी। 1909 के रॉयल कमीशन ने विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन लाया गया, जिसके अंतर्गत स्थानीय प्रशासन को हस्तांतरित विषय माना गया। हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया। 1920 के जिला नगर पालिका एक्ट द्वारा नगर समिति को एक निर्वाचित रूप में स्थापित किया गया तथा उन्हें वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई। अंग्रेजों को विकेंद्रीकरण की नीति का वास्तविक उद्देश्य प्रांतीय एवं स्थानीय शासन पर केंद्र का नियंत्रण एवं वर्चस्व बनाए रखना था। इस तरह औपनिवेशिक शासन के दौरान एक सुदृढ़ एवं केंद्रीकृत नौकरशाही का विकास किया गया। तो दोस्तों, 1919 के 20 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो स्थानीय प्रशासन था उसको एक हस्तांतरित विषय माना गया, जिसका प्रतिनिधि जनता द्वारा चुना जाएगा। और साथ ही साथ 1920 में नगर समिति बनाई गई, जिसके पास वित्तीय स्वायत्तता थी। तो दोस्तों, ऐसा करने के पीछे अंग्रेजों की एक चाल थी ताकि वो भारतीय लोगों को इस प्रशासन में भागीदारी दे सके, ताकि वो उनके खिलाफ जो है विद्रोह ना करे, क्योंकि ये जितनी भी संस्थाएं थी ये सब उन्हीं के अधीन थी और ऐसा करने से उनके वर्चस्व में भी बढ़ोतरी हुई। सेना, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में सेना की भूमिका प्रमुख थी। भारत में ब्रिटिश राज की यह दूसरी महत्वपूर्ण आधारशिला थी। भारत में क्षेत्रों को जीतने, यूरोपीय प्रतिद्वंदियों एवं आंतरिक विद्रोह से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की रक्षा में सेना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1757 में क्लाइव ने भारत में यूरोप के सैन्य मानदंडों के अनुरूप प्रशिक्षित और अनुशासित सिपाही सेना का गठन किया और उन्हें युद्ध भूमि में यूरोपीय अधिकारी के अधीन रखने की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों, ब्रिटिश को अपना साम्राज्य फैलाने के लिए और वर्चस्व बनाने के लिए जो है सेना की भी आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने सैनिकों को यूरोपीय मानदंडों के आधार पर प्रशिक्षण देना चालू कर दिया। यह सेना जो है नए नए क्षेत्रों को जीतती थी और जो यूरोपीय प्रतिद्वंदी थे उनका मुकाबला करती थी। साथ ही साथ अंग्रेजों के खिलाफ यदि कोई विद्रोह करता था तो ये उनके खिलाफ भी कार्रवाई करती थी। कमांडर इन चीफ एवं कुछ अन्य अधिकारी सम्राट के सेवक होते थे, जबकि सेना का बहुसंख्यक भाग कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा नामजद किया जाता था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में 20,000 सैनिकों की तैनाती अनिवार्य कर दी गई, जिसका खर्च कंपनी उठाती थी। भारत में कंपनी के प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन सेना को माना जाता था। सेना भारत में मालगुजारी की भारी मांगों के विरुद्ध किसानों के विद्रोह को दबाने, भारतीय कुलीनों से गठजोड़ करने तथा भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के संबंध में सूचनाएं देने जैसे कार्य करती थी। कंपनी की सेना में मुख्यतः अवध के स्वर्ण ब्राह्मण और राजपूत भूस्वामी किसान तथा उत्तरी और दिल्ली बिहार के राजपूत और भूमिहार ब्राह्मण किसान शामिल थे, अर्थात कंपनी की सेना स्वर्ण थी। इस प्रकार भारतीय सेना ने ब्रिटिश प्रभुसत्ता का न केवल विस्तार किया बल्कि उसे सुदृढ़ भी बनाया। तो दोस्तों, ब्रिटिश सेना का जो हेड होता था वो कमांडर इन चीफ होता था, जो सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। और आगे चलकर 19वीं शताब्दी में 20,000 सैनिकों की तैनाती ब्रिटिश सरकार ने अनिवार्य कर दी और ये जो सैनिक थे वो किसानों से कर वसूलते थे, जो लोग कर नहीं देते थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते थे। और दोस्तों, जनता जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह ना करे, इसीलिए अंग्रेज़ों ने जो है अपनी अलग तरीके की नीति अपनाई। उन्होंने क्या किया, अपने जो सैनिक होते थे उसमें केवल जो ऊंची जाति के लोग होते थे जैसे ब्राह्मण, राजपूत, इन लोगों को जो है सैनिक में भर्ती की, ताकि ये किसी को नेतृत्व ना दे सके और उनके खिलाफ विद्रोह ना कर सके। पुलिस
पुलिस व्यवस्था कंपनी प्रशासन द्वारा निर्मित सर्वाधिक महत्वपूर्ण नागरिक संस्था थी। 1781 तक कुछ परिवर्तनों के साथ मुगलों की फौजदारी व्यवस्था चलती रही, लेकिन इसके बाद फौजदारों की जगह मजिस्ट्रेट को पुलिस व्यवस्था के संचालन का दायित्व सौंपा गया। तो दोस्तों, पुलिस व्यवस्था भी अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। शुरुआत में तो अंग्रेज़ों ने जो मुग़ल फौजदारी व्यवस्था थी उसी को ही चालू रखा, लेकिन बाद में जो है उन्होंने इस कार्य की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट को दे दी। जमींदारों के पुलिस संबंधी कार्यों को भी मजिस्ट्रेट के अधीन कर दिया गया। भारत में पुलिस व्यवस्था के गठन का वास्तविक श्रेय 1793 में उसने जमींदार को पुलिस व्यवस्था के कामों से पृथक कर दिया और कानून व्यवस्था की देखभाल के लिए पुलिस दल की स्थापना की। कॉर्नवालिस ने थानों की व्यवस्था की और प्रत्येक थाने का प्रधान दरोगा होता था। दरोगा की नियुक्ति मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती थी। पुलिस के जिला सुपरिटेंडेंट का पद बनाया गया। मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति को कंपनी प्रशासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। तो दोस्तों, पुलिस व्यवस्था को सुचारू रूप से और विकसित करने के लिए इसका श्रेय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। आगे चलकर इन्होंने मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट जैसे दो पदों को जो है जनता से परिचित करवाया और इनके अधीन जो थाने का जो दरोगा होता था, जो जिला में कार्रवाइयाँ करता था, उनको इनके अधीन कर दिया। इसके लिए इन्होंने प्रत्येक जिलों में नए नए थानों की स्थापना की और जो जमींदार होते थे, जिनके पास पहले ये काम होता था कि अपने क्षेत्र में कानून को सुचारू रूप से लागू रखे, उनसे जो अब ये अधिकार छीन लिया गया। 1812 में दरोगा व्यवस्था को समाप्त कर कलेक्टर को एक साथ राजस्व, पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के कार्य सौंप दिए गए। कंपनी प्रशासन के अधीन पुलिस व्यवस्था में सुधार का अगला प्रयास लॉर्ड मिंटो द्वारा 1808 में किया गया। प्रत्येक डिवीज़न के लिए सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की गई। सुपरिटेंडेंट के कार्यों में सहायता के लिए जासूसों एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की व्यवस्था की गई। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए सुपरिटेंडेंट के पदों को समाप्त कर दिया और जिला कमिश्नर की नियुक्ति की। कलेक्टर मजिस्ट्रेट को पुलिस का प्रधान बनाया गया। तो दोस्तों, आगे चलकर 1812 में जो पुलिस व्यवस्था थी उसको पूरी तरीके से कलेक्टर के नियंत्रण में कर दिया गया। तो दोस्तों, आगे चलकर 1808 में लॉर्ड मिंटो ने जो है सुपरिटेंडेंट के पद की जो है नियुक्ति की, जिसमें इनके अधीन जासूस होते थे, कुछ अधिकारी होते थे। लेकिन इसके बाद आगे चलकर लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इस सुपरिटेंडेंट के पद को भी समाप्त कर दिया और इसकी जगह जो है जिला कमिश्नर की नियुक्ति की। 1843 में सर चार्ल्स नेपियर ने सिंध में एक पूर्णतः पृथक पुलिस विभाग का गठन किया और नागरिक प्रशासन के अधीन इसकी व्यवस्था की गई। सिंध की इस नई व्यवस्था के अधीन प्रांत के सभी क्षेत्रों को इंस्पेक्टर जनरल के अधीन रखा गया। प्रांत के प्रत्येक जिले में सुपरिटेंडेंट की व्यवस्था की गई, जो इंस्पेक्टर जनरल तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों के प्रति जवाबदेह था। तो दोस्तों, 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध में एक अलग ही पुलिस व्यवस्था का गठन किया। इस व्यवस्था में उन्होंने प्रांत के जितने भी क्षेत्र थे उनको इंस्पेक्टर जनरल के अधीन रखा और प्रत्येक जिले में एक सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया। और ये जो दोनों लोग थे वह इंस्पेक्टर जनरल तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों के प्रति जवाबदेह थे। रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकारों के विस्तार में ब्रिटिश सरकार भी सहायक रही। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर अपने नियंत्रण को पुनः संगठित करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जिसका उद्देश्य कंपनी प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना था। इस एक्ट के द्वारा भारतीय कार्यकारिणी परिषद का जन्म हुआ। बंगाल का गवर्नर ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बन गया तथा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर उसके अधीन कर दिए गए। गवर्नर जनरल के परामर्श के लिए 4 सदस्य समिति का गठन किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को कंपनी के अधीन के प्रदेशों में शासन संचालन के लिए समय समय पर नियम अध्यादेश के निर्माण का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे दीवानी, फौजदारी एवं धार्मिक मामलों में एकाधिकार सौंपा गया। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया। इस एक्ट के अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया और जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे वो दोनों इसके अधीन हो गए और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्य समिति का गठन किया गया। और ये जो समिति होती थी, जो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे वहाँ पर नियम, अध्यादेश और नए नए कानूनों को लागू करती थी। और इसी एक्ट के चलते कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे दीवानी, फौजदारी और धार्मिक मामले में यानी कि एकाधिकार दे दिया गया कि अब ये इन मामलों में देखरेख करेगी और इसके प्रति कार्रवाई करेगी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा भारत के प्रशासन में कुछ और परिवर्तन लाया गया।
बंगाल तथा मद्रास के गवर्नर को पूर्णतः गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इंग्लैंड के सम्राट द्वारा 6 कमिश्नरों की एक समिति बनाई गई जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इस प्रकार इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नीतियों पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड कंट्रोल की स्थापना की गई। इसके माध्यम से कंपनी की सिविल और सैनिक प्रशासन ब्रिटिश सरकार के अधीन होती गई। कंपनी एवं भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की राष्ट्रीय नीति का एक साधन बन गई। तो दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर अपना नियंत्रण और सख्त कर दिया। इसके तहत उन्होंने 6 कमिश्नरों की एक समिति बनाई जिसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। और इस कंट्रोल ने क्या किया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और इसके माध्यम से उन्होंने कंपनी की जो सिविल और सैनिक प्रशासन जो होता था उसको भी अपने अधीन कर लिया। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सिविल जो नौकरशाही थी, जो उनके सैनिक प्रशासन थे, अब वो सीधा ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए। चार्टर अधिनियम 1813। इस अधिनियम के द्वारा भारत के साथ व्यापार का कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार का अधिकार दिया गया। कंपनी के अधीन सभी नियुक्तियों के लिए ब्रिटिश सरकार की सहमति अनिवार्य कर दी गई। चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। तो दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने जो भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया और जो ब्रिटिश देश में जो अंग्रेज लोग थे वो अब जो है भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। और यदि कंपनी अपने अधीन किसी नए अधिकारी को नियुक्त करना चाहती थी तो उसके लिए भी उन्हें ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। चार्टर अधिनियम 1833। इस अधिनियम के द्वारा अगले 20 वर्षों के लिए कंपनी को भारतीय इलाकों पर शासन का अधिकार दिया गया, जिसे कंपनी ब्रिटिश सम्राट और भारत सरकार की सेवा में धरोहर के रूप में रखेगी। कानून निर्माण संबंधी अधिकार केवल ब्रिटिश संसद एवं गवर्नर जनरल व काउंसिल के पास सीमित कर दिए गए। तो दोस्तों, इस अधिनियम द्वारा कंपनी को 20 वर्षों के लिए भारतीय इलाकों पर शासन करने का अधिकार दिया गया और साथ ही साथ उन्हें यह भी कहा गया कि जो भारतीय इलाके हैं उन पर उनको एक भारतीय धरोहर मानना है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत है। और इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने जो कानून निर्माण करने के जो अधिकार थे वह भी उन्होंने अपने पास ले लिए और यह अधिकार गवर्नर जनरल और काउंसिल को दे दिया। भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 में भारत में कंपनी प्रशासन का औपचारिक रूप से अंत हो गया, जिसके लिए तत्कालिक कारण 1857 के विद्रोह को माना जाता है। भारतीय शासक ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर उसकी जगह भारत सचिव का नया पद बनाया गया। गवर्नर जनरल को अब वायसराय का नाम दिया गया। भारत सचिव के कार्य में सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद इंडिया काउंसिल के नाम से बनाया गया। इस तरह संसदीय अधिनियम कंपनी तथा उनके भारत के प्रशासन को पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। तो दोस्तों, 1857 के विद्रोह के चलते ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम लागू किया, जिसके चलते उन्होंने जो भारत का पूरा प्रशासन था वो अपने अधीन कर लिया। इसके तहत उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया और उसकी जगह भारतीय सचिव का नया पद बनाया। और साथ ही साथ जो भारत में भारतीय गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल, उनका नाम अब वायसराय के रूप में लिया जाने लगा। भारतीय सचिव की सहायता के लिए ब्रिटिश सरकार ने 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई, जिसे इंडियन काउंसिल का नाम दिया गया। और इसी तरह संसदीय अधिनियम द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार ने जो कंपनी का पूरा नियंत्रण था वो अपने अंडर में ले लिया। नागरिक प्रशासन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आधारशिला थी। भारत में कंपनी प्रशासन को अपने नियंत्रण में लाने के लिए कई संवैधानिक प्रयास किए गए। ब्रिटिश भारत के प्रशासन का मुख्य लक्ष्य कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना एवं ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना था। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था तथा लोक सेवा की शुरुआत के कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। अंग्रेजों ने इनकी शुरुआत अपने औपनिवेशिक हितों के लिए की थी। इससे भारत में एक सुदृढ़ एवं केंद्रीकृत राजनीतिक व प्रशासनिक संरचना का विकास हुआ। साथ ही इससे भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ और वह स्वशासन की मांग करने लगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया।